गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्कस किया था। देन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्कस किया था। क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो उसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन आते हैं। ओनली क्या शो करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। और ये मैटर नहीं करता कि वो कैपिटलाइज ट्रांजेक्शन है या फिर वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ओनली कैश ट्रांजेक्शन से मतलब है। देन हमने बात की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो या ना। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस हमें चाहिए। क्लियर? इतना हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट। आज हम किसकी बात करेंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के साथ हम यूज करेंगे एज ऑन। बैलेंस शीट के साथ हम क्या यूज करेंगे? एज ऑन हम यूज करेंगे। बात करें इसके फॉर्मेट की। बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट किस तरह से होगा उसके देखते हैं। जनरल फॉर्मेट तो आपको पता है एक्चुअली। तो सबसे पहले बात करें कि हमारा जो लेफ्ट साइड है उसको हम क्या यूज करेंगे? लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। देन हम यहां पे यूज करेंगे अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। रुपीज का साइन एज यूजुअल हमें यूज करना ही करना है। ये अपना एक बैलेंस शीट का जनरल फॉर्मेट है। और अब इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे किस तरह से हमें बैलेंस शीट एक्चुअली प्रिपेयर करनी होती है। केयरफुली सुनना, प्रॉपर्ली सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है। क्या कंट्रीब्यूट करना होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक है, बट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कैपिटल फंड कंट्रीब्यूट नहीं होता, सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं होती है। यहाँ सब्सक्राइबर जो अमाउंट लगाते हैं, मेंबर जो अमाउंट लगाते हैं, वो कैपिटल नहीं कहा जाएगा। नेचर में ये वर्ड कैपिटल नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल जो अर्लियर हम यूज करते थे, ठीक है। अब वहां पे जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कैपिटल फंड। क्या यूज करेंगे? कैपिटल फंड हम यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? लिसन अगेन, जब भी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कैपिटल कभी भी यूज नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए होती है ना। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, बट यार बिजनेस तो है ही नहीं, इसलिए कैपिटल नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कैपिटल फंड। तो जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कैपिटल भी लायबिलिटीज थी, तो कैपिटल फंड भी लायबिलिटी ही होगा। इसलिए हम यहां यूज करेंगे सबसे पहले कैपिटल फंड। अमाउंट इनर कॉलम में है। अमाउंट कहां शो करेंगे? अमाउंट हम शो करेंगे इनर कॉलम में। अब इसमें कुछ हमें एडजस्टमेंट करने हैं, कुछ ट्रांजैक्शन को ऐड भी करना है और कुछ ट्रांजैक्शन को लेस भी करना है। तो सबसे पहले बात करें ऐड की, तो किस ट्रांजैक्शन को हमें ऐड करना है? तो हमें ऐड करना है सरप्लस को। जैसे लास्ट में हम लोग कैपिटल यूज करते थे, सपोज हम लास्ट में कैपिटल यूज करते थे तो हम क्या ऐड करते थे? हम नेट प्रॉफिट यूज करते थे। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट तो यूज ही नहीं करते, वहां हम क्या यूज करते हैं? सरप्लस यूज करते हैं। अब सपोज सरप्लस नहीं हुआ, आई मीन जितना अमाउंट आया था उससे ज्यादा स्पेंड कर दिया, तो हम उसको कहेंगे, उसको यूज करेंगे डेफिसिट। और डेफिसिट ऑलवेज हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, लेस करनी है। क्लियर? सरप्लस ऐड होगा बट सरप्लस ना हो, डेफिसिट हो, तो हमें क्या करना है? हमें डेफिसिट को इसमें से लेस कर देना है।
चलो हमने लिस्ट कर दिया। अब उसमें और भी कौन से ट्रांजैक्शन है जो ऐड और ले सकते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट ऐड एंट्रेंस फीस। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट है, मैटर है। एंट्रेंस फीस कब ऐड करेंगे, ऑलवेज करेंगे या इसकी ये क्या रूल्स है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो एंट्रेंस फीस हम ओनली उसी केस में ऐड करेंगे जब ये कैपिटलाइज नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा? इफ कैपिटलाइज नेचर। जब आपका जो एंट्रेंस फीस है, आपकी प्रवेश शुल्क है, वो कैपिटलाइज नेचर की होगी, पूंजीगत होगी, तो ही ऐड करना है। रेवेन्यू नेचर की है तो ऐड नहीं होगी, वो ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रहेगी। जैसे कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज हम कंसीडर कर रहे थे और 50% को रेवेन्यू हम कंसीडर कर रहे थे। तो जो पार्ट रेवेन्यू का था वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वहां तो हमें रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होता है। बस जितना पार्ट कैपिटलाइज नेचर का था, यानी कि 50% पार्ट कैपिटलाइज नेचर का था, उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, उसको यहां ऐड करेंगे। इज दिस क्लियर? क्या कोई आपको प्रॉब्लम है? हो सकता है ऐड होगी इसके अंदर रेशियो होगी, बट एक साथ हम नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे, ठीक है? ताकि आपका ब्रेन ये रिप्लाई करके हाँ ये भी इसमें होना चाहिए क्योंकि इसका नेचर ये है, तो उस तरह से उसको समझेंगे। अब इसमें और क्या ऐड हो सकता है? हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस अलग होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस अलग होती है। देख बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। क्लियर? मेंबरशिप फीस रेगुलर नेचर की होती है, बट लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ वर्ड यूज हो गया तो वो रेगुलर नेचर की नहीं रहेगी, वो कैपिटलाइज नेचर की हो जाएगी। इट मींस जो सब्सक्राइबर है या मेंबर है वो मेंबरशिप फीस वन टाइम पे कर रहा है कि इस पूरे लाइफ का आप एक साथ बताइए कितना देना है, वो एक साथ दे देता है। ये किसमें होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस में। ये लायबिलिटी हो जाती है बिजनेस के लिए, सॉरी नॉन प्रॉफिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ, एवरी ईयर इस तरह से सपोज वो मेंबरशिप फीस दे रहा है, आई मीन उसके साथ लाइफ का यूज नहीं किया हुआ है, तो वो ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का होगा। और रेवेन्यू नेचर का है तो हम उससे कहां शुरू करेंगे? हम उसको शुरू करेंगे इसके अंदर रेवेन्यू नेचर का नहीं है, लाइफ मेंबरशिप फीस लिखा हुआ है, कैपिटलाइज नेचर का, तो उसको यहां पर ऐड करेंगे। फिर इसको भी ऐड कर दिया हमने। और क्या हो सकता है? एक और लेते हैं, ठीक है? लेगेसीज। लेगेसीज वसीयत कहते हैं, विल कहते हैं। जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट सपोज किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में दे रहा है, उसकी विल में लिखा हुआ है, उसकी वसीयत में लिखा हुआ है, उसको हम लेगेसीज कहते हैं। तो ये लेगेसीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट लेगेसीज इज कैपिटलाइज्ड नेचर। लेगेसीज कौन से नेचर की होगी? कैपिटलाइज्ड, विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटलाइज्ड नेचर। कब? जब ओनली लेगेसीज है। बट अब यहां पे थोड़ा सा मैटर समझिए, जनरल लेगेसी यूज कर लिए। एक तो लेगेसीज ही है, एक यूज किया गया जनरल लेगेसीज। जनरल लग गया है, इसका मींस अब ये रेवेन्यू नेचर की हो जाएगी, और रेवेन्यू नेचर की हो जाएगी तो यू नो कि इसको कहां पे हमें शो करना है, कहां पे हमें इसे लिखना है। रेवेन्यू नेचर की है तो ऑब्वियसली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट जनरल लेगेसी, वो जनरल वर्ड यूज नहीं किया हुआ, ओनली लेगेसीज वर्ड यूज किया हुआ, तब वो कैपिटलाइज नेचर की हो जाएगी, और कैपिटलाइज नेचर की हो जाएगी तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और हम बाद में जो फाइनल अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में शो कर देंगे।
इज दिस क्लियर? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद हमें किस तरह से क्या करना है, उसके बाद करेंगे। इतना काम हो गया। अब यहां पे आएगा आपके फंड्स कह दो, रिजर्व। कोई फंड्स है, कोई रिजर्व में यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब याद रखना, अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंड है, कोई भी रिजर्व है, वो तो यहाँ पे आ जाएगा। पर कई बार किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी रिजर्व बनाया जाता है, फंड्स बनाया जाता है, डोनेशन दिया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसमें भी हम लिखेंगे। तो यहीं पे हम अलग से भी करेंगे। जैसे मैं कहूँ गेम्स फंड मैंने यूज किया, अलग से नाम लिखा सकते हैं गेम्स फंड, कोई भी नाम नहीं है इस हेडिंग में आ जाएगा। कोई भी नेम यूज नहीं किया, किस पर्पस के लिए मैंने फंड बनाया कुछ भी यूज नहीं किया, वो तो अलग से है, उसमें आ जाएंगे। पर सेपरेट सेपरेट नेम से क्यों है कि बिल्डिंग फंड, गेम्स फंड, उस केस में वो सेपरेट शो करेंगे, इस हेडिंग के अंदर हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गेम्स फंड, अब इस गेम्स फंड का भी कॉन्सेप्ट है कि गेम्स के लिए आपको फंड मिला है, जो भी डोनर है, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी पर्सन है, जो भी मेंबर है, वो डोनेशन दे रहा है और क्या बोल रहा है कि ये डोनेशन मैं ओनली गेम को अरेंज करने के लिए दे रहा हूँ, आप इससे केवल गेम ही कराओगे, अदर किसी वे में आप इसको स्पेंड नहीं कर सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम उस केस में इसको किस तरह से करेंगे देखना। तो अमाउंट बदला जाएगा। तो जब किसी पर्टिकुलर फंड के लिए, वर्क के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई फंड बना हुआ होता है, तो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए होने वाले जितने भी एक्सपेंस है, जितनी भी इनकम होने वाली है, वो फिर इसी में एडजस्ट की जाएगी। उनका नेचर लेबर नेचर का होते हुए भी वो वहां पे नहीं आएगी। क्यों? अब वो लेबर नेचर की नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन उस पर्टिकुलर वर्क से है। किसी भी एक्सपेंस का, किसी भी इनकम का रिलेशन, अगेन किसी भी इनकम और एक्सपेंस का रिलेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है। किसी भी इनकम और एक्सपेंसेस का रिलेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होते ही उसका नेचर कन्वर्ट हो जाएगा और वो रेवेन्यू नहीं रहेगी, वो कैपिटलाइज हो जाएगी। और कैपिटलाइज हो जाएगी तो वो उस पर्टिकुलर फंड में ही उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस बेच के जाएंगे और उस पर्टिकुलर फंड में ही उससे रिलेटेड जो इनकम्स है वो ऐड की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, एनी receipts, any receipt for गेम्स, गेम्स के लिए और भी आप कहीं से भी रिसिप्ट हो जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट सब्सिडी हो, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो, ठीक है, कोई अदर पर्सन एज अ डोनेशन प्रोवाइड कर रहा है अमाउंट, किसी भी नेम से हो सकता है। इसलिए मैंने एनी रिसिप्ट, लेकिन रिलेशन क्या है? गेम्स, क्योंकि गेम्स के लिए फंड बना हुआ है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम साथ में यूज हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे, ऐसे ही हम इसमें ले सकते हैं एनी एक्सपेंसेस। क्या इसके हमने एनी एक्सपेंसेस यूज किया, किसके लिए? सेम मैटर फॉर गेम्स, गेम्स के लिए ही कोई एक्सपेंस हो गए, तो गेम्स के तो अलग से फंड बना हुआ ना, तो जब फंड ही बना हुआ है तो सारा एक्सपेंस उसी में से हम लोग डिडक्ट करेंगे, उसी में से यूज करेंगे, इनकम आ गई तो उसी में हम ऐड कर देंगे। और भी कोई भी इनकम हो, एक्सपेंस हो, तो इसी तरह से एडजस्ट होंगे और फाइनल अमाउंट कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। कैपिटल फंड क्लियर हो गया, गेम्स फंड क्लियर हो गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, मैं जो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसका बाकी पार्ट में ऊपर मेंशन कर रहा हूं, तो मैं साइड में लिखूंगा, थोड़ा स्पेस है यहां पे इसके लिए। तो मैं लायबिलिटी साइड को इधर क्लियर कर रहा हूं कि और उसमें क्या आएंगे, लायबिलिटी साइड को मैं क्लियर कर रहा हूं कि और उसमें क्या आएंगे। तो उसमें एक तो आएगा आपका क्रेडिटर, बिल्स पेबल,
आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग में कौन कौन से ईयर का आएगा? एक तो आउटस्टैंडिंग यहां पे मैं एरो लगा लिखा हूं, करंट ईयर, और एक यहां पे आएगा प्रीवियस ईयर। करंट का भी आएगा और प्रीवियस ईयर का भी आएगा, बट क्या प्रीवियस ईयर का ऑलवेज आएगा? तो इसका रिप्लेस करना प्रीवियस ईयर का तब उसी केस में हम लिख सकते हैं जब वो क्या हो, अभी भी पेंडिंग हो। इट मींस इफ पेंडिंग ईयर, अभी तक वो क्या है, पेंडिंग है। अभी तक क्या है, वो पेंडिंग है। अभी तक लास्ट ईयर पेमेंट किया था, लास्ट ईयर पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग का, करंट करा गया, तो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। पहले भी बाकी था, अभी भी बाकी है, तो पहले भी देना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है ना। बट अभी तक नहीं दिया तो करंट भी देना पड़ेगा। जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे वो हमारी बैलेंस शीट में आता चला जाएगा। बट सपोज लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग आपने पेमेंट ही कर दिया है, तो अब प्रीवियस ईयर का यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ओनली कौन से ईयर रहेगा, करंट में इतना पेंडिंग है जो हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना है, ओनली करंट ईयर का ही यहाँ पर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, वैसे कहें ना तो ये सब मिला के क्या है, ये सब मिला के है करंट लायबिलिटी। ये सारे क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो और भी कोई भी नहीं हो सकता है, लाइक एक और लिखता हूं मैं, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम इसको हम लोग एडवांस इनकम कहते हैं, वो भी अपने लिए क्या है, लायबिलिटी ही है, करंट नेचर की है, वो यहाँ पे आ जाएगी। इज दिस क्लियर? तो और भी किसी भी नेचर की लायबिलिटी है वो सब इसी के अंदर हम शो करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम बात करेंगे एसेट्स साइड में। एसेट साइड में क्या लिखना है, तो जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर मशीनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उस केस में हम यह नेम यूज करेंगे। मैं एक साथ लिख रहा हूं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, आपको जैसे ही नेम गिवन है आप उसी वे में इसको यूज करोगे। तो मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट्स, बट इसका अमाउंट ऑलवेज आपको सबसे पहले इनर कॉलम में लिखना है। कहां लिखना है, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट सबसे पहले इनर कॉलम में लिखना है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले ऐड करना है न्यू एसेट्स। पहले आपके पास एसेट थी, अब आपने एक एसेट और परचेस कर ली। अब बताइए क्या आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जितनी एसेट्स थी उतनी ही है, या अब आपके पास एसेट्स ज्यादा हो गई है? ज्यादा होगी ना। अब एसेट्स का जो बैलेंस है वो अप हो गया है, अब पूरा हमने ऐड कर दिया। बट ये भी तो हो सकता है कि हम लोग सेल कर दें एसेट्स के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, हम लोग सेल कर दें, तो हम क्या करेंगे, लेस सेल आउट। जिस एसेट्स को सेल किया उसमें लेस करना है। लेकिन यहां देना WDV, सेल आउट मशीन का हम ओनली क्या लेस करेंगे, WDV लेस करेंगे कि जिस दिन हम उसको सेल कर रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू क्या रह रही है, तो हम सेल आउट लेस करेंगे। लेस करके सेल आउट, सपोज फिर से हमने एक न्यू मशीन की परचेस करी, ऐड कर दो, फिर से कर दी, लेस कर दो। इट मींस जब जब परचेस करोगे ऐड करना है, और जब जब आप सेल करोगे तब हमें उसे लेस करना है। अब क्या करना है, अब हमें इसमें से लेस करना है डेप्रिसिएशन। जितने भी एसेट्स को हमने उस पर्टिकुलर ईयर में यूज किया है उन सभी का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। इसी को ईयर में यूज करें तो होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किसको 4 मंथ यूज किया है 4 मंथ का चार्ज करेंगे, किसको 9 मंथ यूज किया है 9 मंथ का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आई मीन जितने भी टाइम का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उतने ही टाइम का अमाउंट भी यहाँ पे लिखा जाएगा, उतने टाइम का हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स को जितने टाइम यूज कर रहे हैं उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगाना है। ये डेप्रिसिएशन को लेस करके यहाँ पे आ जाएगी उसकी फाइनल वैल्यू।
आउटर पॉइंट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू उसकी आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है इन्वेस्टमेंट। क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है इसके अंदर। हाँ, इन्वेस्टमेंट परचेज करें सेल करें तो इसके इफेक्ट आ जाएगा। जैसे परचेज कर लेते तो ऐड न्यू परचेज और लेस सेल आउट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स के उस नेचर में नहीं है, इस नेचर में यूज करने के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, गिविंग का एग्जांपल, हमने बैंक में एफडी कराई है, फिर डिपॉजिट कराया, वो अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने 1 लाख रुपए इसको डिपॉजिट किए, क्या वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट पे तो आपको अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, उस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इज दिस क्लियर? इसलिए इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, तो भी लगता है नहीं। अब इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद जैसे एक तो आपका कैश बैलेंस की, हमारे बिजनेस के पास, हमारे जो नॉन प्रॉफिट है उसके पास कितना कैश बैलेंस था वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कैश बैलेंस कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो आप पास होना चाहिए ऑलवेज क्लोजिंग। ये जो हमारा लास्ट डेट है उस दिन जो स्टॉक अपने पास अनयूज्ड है, पड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही हम इसमें लिख सकते हैं बैंक बैलेंस। क्या लिखते हैं, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी कौन सा, क्लोजिंग वाला। बैंक बैलेंस भी कौन सा, क्लोजिंग वाला ही आपको यहाँ पर यूज करना है। आगे चलते हैं, स्टॉक। स्टॉक कौन सा, कोई जो है अनयूज्ड स्टॉक पड़ा है, अनयूज्ड कैश है, बस बैलेंस पड़ा था, क्या लास्ट में इतना कैश पड़ा हुआ है, तो कैश क्या है, वो ओपनिंग हो जाएगा, वो यहाँ नहीं है। बट करंट के एंड में कितना कैश बैलेंस है जो यूज नहीं कर रहे, बचा हुआ है, तो कब यूज करेंगे, वो तो ये एंड हो गया ना, उसको यूज करना है नेक्स्ट ईयर। जो बैलेंस कैश में है वो यहाँ पे आ गया, वो जो बैंक में अमाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है एंड ऑफ द ईयर वो यहाँ पे आ गया। बट एंड ऑफ द ईयर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखना है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक कभी भी नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आएगा एक्रूड इनकम। क्या यूज करना है, एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम को भी मैं बता रहा हूं कि दो टाइप से आएगी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की तो ऑलवेज लिखनी है यदि एक्रूड है, मतलब बाकी आउटस्टैंडिंग है। बट प्रीवियस ईयर की कब लिखनी है कि पहले भी आपको लेना था, बाकी नहीं मिली, तो अभी भी आप मानते हो ना, पहले भी आपको लेना था, आज भी आपको लेना है, तो आपको वो क्या है, वो आपकी एसेट्स है, ठीक है। जब तक आपको रिसीव नहीं होगी तब तक वो एवरी ईयर की बैलेंस शीट में हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। अब बाकी नंबर ऐसे ही इसमें जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इस तरह से आपकी जो बैलेंस शीट है उसका वर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। ट्रांजैक्शन और भी आ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे थे कि ये जो है वो एक बैलेंस शीट का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा ताकि कहीं भी आपको कोई भी डाउट ना हो। अब इसको समझने का मैट्रिक्स क्या है, ये वाला जो मेरे इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला कैपिटल फंड जस्ट लाइक कैपिटल, जो ऑनर, सब्सक्राइबर, मेंबर किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के कुछ अमाउंट को लगाना पड़ेगा ना, ये कितना अमाउंट लगाएंगे, इससे हम पब्लिक की सर्विस करेंगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो अमाउंट सबसे पहले आएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने ईयरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उन्होंने देखा कितनी हमारे पास रिसीव्स लिए, इनकम हुई, कितने हमने एक्सपेंडिचर कर दिए, कितनी हमारे पास सेविंग हो गई, सेविंग सरप्लस के हम से यूज करते हैं।
वो हम इसमें ऐड करेंगे। सरप्लस ना हो, डेफिसिट हो, तो हम उसको यहां से क्या करेंगे, लेस करके। फिर क्या करना है, एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस के लिए मैंने क्या कहा था, कब ऐड करना है, ऑलवेज नहीं यूज करना है। यूज कब करना है, जब वो क्या हो, इफ कैपिटलाइज नेचर, जब वो क्या हो, कैपिटलाइज नेचर की हो। इसके लिए एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके बुक के क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन होगी। फिर इसमें क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस है। ये मेंबरशिप फीस ही लिखा हुआ है तो रेगुलर नेचर की है, और यहां पे तो लाइफ वर्ड ऐड है, इसका मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड नेचर की हो जाती है, इसलिए इसी में ऐड होगी। एक लेगेसी, जिसमें का बिल वसीयत, जब कोई पर्सन आप अपनी जो अमाउंट है उसको लगता है कि कुछ टाइम बाद में चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद जो मेरी अमाउंट है, मेरी वसीयत है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसको क्या करना है। तो सबको तो थोड़ा सा ह्यूमैनिटी नेचर का होता है, थोड़ा सा सोशल नेचर का होता है, उसका कि ठीक है अब तक तो काम नहीं किया पब्लिक के लिए, मैंने सर्विस नहीं की है, जाते जाते कुछ अमाउंट में पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी दे जाता हूं, तो वो अमाउंट किस तरह का लेगेसी है। यहाँ भी मैंने क्या कहा था, ओनली लेगेसी लिखा है, तो भी यहाँ पे आपको रखना है, और इसके साथ जनरल लेगेसी यूज कर दिया है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। फिर फंड्स रिजर्व, किसी भी फंड्स रिजर्व को नेम यूज नहीं किया गया, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम यूज नहीं है, पर्टिकुलर वर्ब का नाम यूज नहीं किया गया, तब तो वो अपनी सेपरेट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा। बट किसी भी पर्टिकुलर फंड के साथ उस वर्क का नेम गिवन है, वो ऑब्जेक्ट भी गिवन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कैसे करेंगे, और फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नाम से इसके लिए फंड बना हुआ है, कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी इनकम होती है, एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, एनी टाइप्स ऑफ इनकम्स, we will be adjusted with themselves fund। हम किसके साथ एडजस्ट करेंगे उसको, themselves फंड के साथ ही हम उसको एडजस्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे पार्ट में यहाँ पे लिखा है, कोई भी करंट लायबिलिटीज होगी वो सारी, बात तो लायबिलिटीज की हो रही है ना, तो इधर आ जाओ, ठीक है। जितने लायबिलिटीज से नॉर्मली कुछ नेम्स आपके सामने यूज किए हैं, क्रेडिटर, डेबिट, आउटस्टैंडिंग और अनएड, ठीक है। और भी बहुत सारी हो सकती है, आपको मैंने कुछ स्लोगन के टाइप से कुछ कॉन्सेप्चुअली बताए थे, ठीक है, तो आप याद रखना। एक मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ, बैंक ऑर्डर। डू यू नो अबाउट द बैंक ऑर्डर? बैंक अधिविकास कहते हैं हिंदी में, से बैंक ऑर्डर क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे बैंक के बैंक बैलेंस, हमारा अमाउंट बैंक में बैलेंस है, मतलब हमने सारा समय नहीं किया, जब डिपॉजिट किया अभी भी डिपॉजिट है, हम माइनस में नहीं है, हम पॉजिटिव बैलेंस है हमारा, हमारा बैलेंस कौन सा, पॉजिटिव बैलेंस, तब तो इधर आ गया बैंक बैलेंस के नाम से। अब क्या हुआ कि जितना उसमें डिपॉजिट था हमने इससे ज्यादा विड्रॉल कर लिया, 1 लाख डिपॉजिट था और हमारे 25,000 विड्रॉल कर रहे हैं, 25,000 एक्स्ट्रा हम विड्रॉल कर गए ना, तो जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर, उस में ये नहीं है बैंक बैलेंस नहीं है, तो एक साथ हम समझ सकते हैं कि बैंक में ज्यादा भी है, बैंक भी हमें मांग रहा है, ये बात नहीं होती है, दोनों से कोई एक पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक और ड्राफ्ट बोलेंगे। तो ये लायबिलिटीज को मैंने फिर से क्लियर कर दिया है। लायबिलिटीज में मैंने एक और बात बताई थी कि आउटस्टैंडिंग में दोनों आएगा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। बट प्रीवियस ईयर का कब आएगा, जब पहले भी पेंडिंग था और आज भी पेंडिंग चल रहा है, पहले भी हमारी ड्यूटी थी, आज भी हमारी ड्यूटी है, आज हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब तक हमने पेमेंट नहीं किया है तब तक लायबिलिटी कंटीन्यूअसली चलती जाएगी। इज दिस क्लियर? आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करें आगे एसेट्स की, तो एसेट्स में सबसे पहले क्या करना है, फिर एसेट्स लिखनी है, बट क्वेश्चन होगा तो हम उस पर्टिकुलर एसेट्स का नेम यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने जो भी एसेट्स है उसका नेम यूज कर लिया है,
और हमने अब न्यू एसेट्स परचेस कर ली, तो हमारा एसेट्स का बैलेंस क्या हुआ, 1 लाख एसेट्स करी थी, 50 करोड़ परचेस की, अब कितनी होगी, 150 की होगी, तो बढ़ गई। बट हमने 20 की ओल्ड एसेट सेल भी कर दी, तो फिर उसको क्या लेस कर देंगे, तो 150 हो गई थी, 30,000 की जो हम लेस कर उसको और कम कर देंगे। तो जो हम एसेट सेल कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस लेस नहीं करेंगे, ये मायने रखना है। क्या लेस नहीं करेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस लेस नहीं करेंगे, हम उसकी ऑलवेज कॉस्ट लेस करेंगे, डब्ल्यूडीवी लेस करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करेंगे। कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं, यानी है लास्ट वीडियोस में, पहले के वीडियोस में मैं इसको क्लियर कर चुका हूं। इवन इसी टॉपिक के मैंने एक एग्जांपल्स समझाए, 3-4 एग्जांपल, तो ये 3-4 एग्जांपल्स आपको 3-4 एग्जांपल्स मैंने पर्टिकुलर वे में इसके एक्सप्लेन किए हैं जो वीडियोस में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज का मेथड हो गया, सेल का मेथड हो गया। अब उस पर्टिकुलर एसेट्स में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन को भी हम लेस करेंगे, पर डेप्रिसिएशन कितने ही टाइम का यूज करना है, कितने टाइम उस पर्टिकुलर एसेट्स को हमने यूज किया है, ठीक है, हमने इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और फिर हमारा जो अमाउंट है वो बाहर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट के साथ यही है, माइनर चेंज है। चेंज क्या है, चेंज ये है कि फिक्स्ड एसेट्स को रेगुलर यूज करते हैं उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी डाउन नहीं होती है क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो उसमें आप परचेस करो डायरेक्ट ऐड करो, सेल करो डायरेक्ट लेस करो, बट डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस नहीं करना क्योंकि इसको डेप्रिसिएशन कभी चार्ज होता ही नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करें, तो ये जो मैं सब लिख रहा हूँ नीचे लास्ट में, ये सारे क्या हैं, ये करंट एसेट्स, ये क्या है, करंट एसेट्स, जैसे कैश बैलेंस, क्लोजिंग होता है, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, एक्यूरेट इनकम, इसमें टू पास करती है। अब एक्यूरेट इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकता है। आउटस्टैंडिंग इनकम पर्टिकुलर पढ़ के बात करें तो हिंदी में इसको बकाया, पेंडिंग यूज करते हैं। इनकम बाकी है तो वो जनरली प्रॉपर अकाउंटिंग में इसको एक्यूरेट कहना चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंस बाकी है तो उसको आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं, बट आउटस्टैंडिंग हमने तो बताया ना, तो इनकम के साथ कर दिया तो वो एक्यूरेट होता है, एक्सपेंस के साथ दिया तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। इज दिस क्लियर? देन मैंने कहा करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी, और वही सेम मैटर, क्या प्रीवियस ईयर का ऑलवेज यहां पर हमें शो करना है क्या, तो कभी शो करना है कि पहले भी बाकी थी उसने हमें नहीं दिया, तो अभी तक उससे हमें प्रीवियस ईयर का जो भी इनकम है पर्टिकुलर इनकम रिसीव नहीं हुई है तो ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की नहीं है। तो ऐसे से प्रीपेड एक्सपेंस हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो हम मानते हैं कोई मानता, हमने ज्यादा दिया ना, इसलिए हमारे क्या है वो एसेट्स होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से लिखेंगे। और यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट का जो टोटल है वो ऑलवेज इक्वल आता है और इक्वल आना ही चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा जो कि सही नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर काफी सिंपल है, इजी है, कॉन्सेप्ट है, और प्रैक्टिस के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट को पॉलिश होंगे और साइनिंग करेंगे और आपके समझ में आ जाएगा। इन दिस ये इन बातों को आपको माइंड में ध्यान से रखना, सुनना और समझना, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीटली जो बैलेंस शीट है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। आपको कैपिटल फंड पे फोकस करना है, इससे वैसे तो फोकस पूरा ही करना है ना, तो अच्छे से फोकस करना है, बाकी आप मिस्टेक नहीं करोगे। कैपिटल फंड को फोकस करना है और कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई फंड बना हुआ है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्क फंड बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसी का वेरिफिकेशन आपका नहीं हो सकता है, इट दिस क्लियर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।